भारत में कुत्तों की ब्रीडिंग अरबों रुपए का कारोबार है और दिल्ली एनसीआर इसका सबसे चमकदार और सबसे गंदा बाजार भी है। हर साल यहां हजारों पिल्ले बिना लाइसेंस पैदा कर बेचे जाते हैं और कुछ ही महीनों में उनमें से बड़ी संख्या सड़कों पर छोड़ दी जाती है। अब सवाल यह है कि 8 हफ्तों में सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर में डालने का अदालत का आदेश कहीं कुत्तों के नाम पर कमाई का नया धंधा तो नहीं बना देगा, क्योंकि जब तक अवैध ब्रीडिंग पर रोक नहीं लगती, दिल्ली का यह शानदार मगर गंदा बाजार और भी फैल सकता है और असली समस्या जस की तस बनी रहेगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। 2003 से पहले भारत के शहरों में आवारा कुत्तों का प्रबंधन एक सरकारी ठेका था और इसका मतलब होता था निर्मम कुत्ता हत्या। नगर निगम के ठेकेदार पिंजरे लेकर आते, कुत्तों को पकड़ते और जहर देकर बिजली के झटकों से पीट पीट कर या जिंदा गाड़कर मार देते। न कोई मानवीय मानक था, न वैज्ञानिक आधार, न ही सार्वजनिक स्वास्थ्य की दीर्घकालिक कोई योजना। हटाए गए कुत्तों की जगह जल्दी ही नए बिना नसबंदी वाले कुत्ते आ जाते और समस्या जस की तस बनी रहती। यह एक अंतहीन चक्र था जिसमें न इंसानों की सुरक्षा सुनिश्चित होती थी, न ही जानवरों की पीड़ा खत्म होती थी। 2001 में एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी एबीसी रूल्स बनाए गए, जो 2003 के बाद देश भर में लागू हुए। इन नियमों ने पहली बार वैज्ञानिक और मानवीय तरीका अपनाया। आवारा कुत्तों की नसबंदी और रेबीज टीकाकरण कर उन्हें उनके मूल इलाके में वापस छोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई। इससे प्रजनन दर नियंत्रित हुई और संक्रमण पर काबू पाया जा सका। यह नीति धीरे धीरे शहरी इलाकों में अस्थायी समाधान की दिशा में बढ़ने वाला कदम बनी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी मिली। 2003 से 2010 के बीच कई राज्यों में एबीसी का शुरुआती ढांचा खड़ा हुआ। दक्षिण भारत के कुछ शहरों में नसबंदी दर 70% तक पहुंची और वहां आवारा कुत्तों की संख्या में गिरावट दर्ज हुई। उत्तर भारत में गति धीमी रही, लेकिन नीति ने क्रूर कुत्ता हत्या के युग को काफी हद तक रोक दिया। 2011 से 2018 के बीच आबादी बढ़ने, शहरीकरण तेज होने और नगर निकायों में भ्रष्टाचार व संसाधन कमी की वजह से एबीसी का क्रियान्वयन कमजोर पड़ने लगा। कई शहरों में सालाना नसबंदी दर 20% से कम हो गई, जो प्रभावी नियंत्रण के लिए अपर्याप्त है। 2019 से 2022 तक कुत्तों के हमले की घटनाएं कई राज्यों में सुर्खियों में रही। इस दौरान नगर निकायों और पशुपालन विभागों पर एबीसी कार्यक्रम का तेज करने का दबाव बढ़ा, लेकिन जमीनी अमल में खास बदलाव नहीं हुआ। मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच ने एबीसी नीति को बरकरार रखते हुए साफ कहा कि नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को उनके इलाके में वापस छोड़ा जाना चाहिए। यह फैसला देश भर में पशु अधिकार समर्थकों के लिए कानूनी सुरक्षा कवर जैसा था। जुलाई 2025 में परिदृश्य अचानक बदल गया। सुप्रीम कोर्ट की 2 जज बेंच ने दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में पकड़कर शेल्टर में रखने का आदेश दिया और बाधा डालने वालों पर दंड की चेतावनी दी। यह आदेश 2024 के फैसले से उलट था और एबीसी की मूल भावना के विपरीत था, जिससे कानूनी और मानवीय दोनों मोर्चों पर सवाल खड़े हुए। इसी कड़ी में गुरुग्राम स्थित जन्म फाउंडेशन, जहां 75 से 80 कुत्तों का शेल्टर चलता है, इस आदेश को अव्यवहारिक और खतरनाक माना। सह न्यायाधीश स्मिता जोशी के मुताबिक 2 एकड़ जमीन, 11 अस्थायी कर्मचारी और महीने का लगभग 5 लाख रुपए का खर्चा सिर्फ 75 से 80 कुत्तों के लिए है। दिल्ली एनसीआर के अनुमानित 3 लाख कुत्तों के लिए 150 करोड़ प्रतिमाह का खर्चा, 10,000 एकड़ जमीन और 44,000 कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी, जो किसी भी प्रशासन के पास है ही नहीं। जन्म फाउंडेशन की माने तो ऐसे संसाधन न होने की स्थिति में यह आदेश प्रबंधन के नाम पर हटाने का रास्ता खोलेगा और यह हटाना वही होगा जो 2003 से पहले होता था, बड़े पैमाने पर मारक कार्रवाई। वे चेतावनी देते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर पकड़ धकड़ से नसबंदी और टीकाकरण रुक जाएगा, जिससे रेबीज और लेप्टोस्पायरोसिस जैसी बीमारियां फिर से फैल सकती हैं। कोविड के बाद यह समझ पुख्ता हुई थी कि जानवरों और इंसानों की सेहत एक दूसरे से जुड़ी है, लेकिन यह आदेश उसी सीख को भूलने जैसा है। दिल्ली में आवारा कुत्तों का संकट केवल सड़क पर जन्म लेने वाले पिल्लों की वजह से नहीं है, बल्कि एक संगठित और बड़े पैमाने के पालतू व्यापार का परिणाम भी। राजधानी और एनसीआर में डॉग ब्रीडिंग करोड़ों रुपए का कारोबार है, जिसका बड़ा हिस्सा पूरी तरह अवैध है। सर्वे बताते हैं कि दिल्ली एनसीआर में लगभग 70% पिल्ले बिना लाइसेंस वाले ब्रीडरों से खरीदे जाते हैं।
ये पिल्ले बिना नसबंदी और टीकाकरण के सड़कों पर छोड़ दिए जाते हैं। अनुमान है कि हर साल 25 से 30 हजार पिल्ले इस बाजार से निकलते हैं और कुछ महीनों में आवारा कुत्तों की आबादी का हिस्सा बन जाते हैं। जन्म फाउंडेशन ने एक अपील पत्र जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नाम भेजा है, जैसा भेजा है हम वैसा ही आपको सुना रहे हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, हम जन्म फाउंडेशन जो गुरुग्राम में 75-80 त्यागे गए घायल, वृद्ध और पुनर्वास योग्य कुत्तों के लिए शेल्टर चला रहे हैं, इस आदेश से उत्पन्न होने वाले व्यवहारिक और मानवीय संकट की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। हमारे अनुभव में इतने बड़े पैमाने पर कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में रखना संसाधनों और क्षमता दोनों के लिहाज से असंभव है। यह आदेश न केवल एबीसी नीति की मूल भावना के खिलाफ है, बल्कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भी गंभीर खतरा डाल सकता है। हमारी विनम्र प्रार्थना है कि माननीय न्यायालय इस मामले को स्वतः संज्ञान में ले और एक ऐसा आदेश पारित करे जो एबीसी नीति का सख्त और तेज क्रियान्वयन सुनिश्चित करे, बिना लाइसेंस वाले ब्रीडरों और अवैध कुत्ता व्यापार पर कठोर रोक लगाए, नगर निकायों और राज्य सरकारों की जवाबदेही तय करने के लिए समयबद्ध रिपोर्टिंग व्यवस्था लागू करे। हमें विश्वास है कि न्यायालय एक ऐसा समाधान देगा जो न केवल इंसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि पशुओं के अधिकारों और मानवीय मूल्यों की भी रक्षा करेगा। यह मामला केवल कुत्तों की जान बचाने का नहीं है, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, नागरिक सुरक्षा और संवैधानिक मानवीयता की असली परीक्षा भी है। अदालत अगर पुराने फैसलों की भावना को बनाए रखते हुए मौजूदा आदेश को वैज्ञानिक और मानवीय नीति से जोड़े, तो इससे न केवल जन्म फाउंडेशन जैसी संस्थाओं की चिंता दूर होगी, बल्कि पूरे देश में इंसानों और जानवरों के बीच एक अस्थायी, सुरक्षित और सभ्य संतुलन भी कायम होगा। यह वह क्षण है जब न्यायालय अपनी संवैधानिक शक्ति से अतीत की क्रूरता के अंधेरे में लौटने के बजाय मानवीय और वैज्ञानिक भविष्य का रास्ता चुन सकता है। देखिए, क्योंकि कुत्तों का हमारे अपने जीवन में हर घर में अलग स्थान है और हमें लगता है कि अदालत और इस समय समाज में और सड़क पर तैर रही इस बड़ी समस्या का कोई और अच्छा वैज्ञानिक हल निकाल सकती है। जय हिंद, जय भारत।